वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आज बेटे हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग क्या है इसका। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions और concepts are the assumptions to have been followed in preparing the annual accounts। ये वो concepts हैं, वो assumptions हैं जो हम कभी जो भी एनुअल अकाउंट्स हम बना रहे हो, उन एनुअल अकाउंट्स को बनाने के लिए हमें इन कंसेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट्स एंड कंसेप्ट्स और assumptions हैं, ये हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में दिए गए हैं। AS1 इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें अलग अलग कैलकुलेशन से रिलेटेड कि भाई हम किस चीज़ को क्यों फॉलो करते हैं, हम इस एंट्री को ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हम किसी वजह से, इनके लिए कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हमें दिए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है वो हमारा अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट से रिलेटेड है। हमारे अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन एंड एक्यूरल अजम्पशन। चलिए देखते हैं इनका डिटेल। सबसे पहला हमारा आता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन इट इज assumed that business shall continue for a long period of time and there is no intention to close the business। इस अजम्पशन के अकॉर्डिंग हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा और नियर फ्यूचर में उसको क्लोज करने का हमारा कोई भी इरादा नहीं है। ठीक है, कि भाई कोई भी ये सोच के बिजनेस नहीं चलाता कि वो उसको 2-4 महीने में बंद कर देगा। ठीक है, बिजनेस को हम हमेशा ये सोच के चलाते हैं कि एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता रहेगा। तो वही ये अजम्पशन बोलती है कि बिजनेस शैल बी कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसी अजम्पशन की वजह से हम अपने एक्सपेंडिचर्स में डिफ्रेंशिएट करके चलते हैं। हम अपने टोटल एक्सपेंडिचर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके चलते हैं, विच इज़ रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये टर्म्स हम अपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ी थी। पर फिर भी रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस विच आर रिलेटेड विद डेली बिजनेस एक्टिविटी। जो हमारे डेली बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड हैं वो सारे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, जो कि रिकरिंग नेचर के होते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो वंस इन अ टाइम हम करते हैं, जैसे हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीद ली जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है। रोज रोज तो हम मशीनरी लगा नहीं रहे बिजनेस में, है ना। मशीन 1, 2 या 3 जैसे भी आपका प्लांट का सेटअप है उसके हिसाब से आपने परचेज कर ली, अब वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहेगी। तो दीज आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग ले ली आपने, लैंड ले ली, ये सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं। आई होप आपको ये अजम्पशन समझ आई होगी। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं कि if we purchase a machine and its expected life is 15 years, then the cost of machine is spread on a suitable basis over the next 15 years to ascertain profit and loss। कि अगर हम कोई मशीन खरीदते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ 15 ईयर्स तक होगी, मतलब वो 15 साल तक काम कर जाएगी। ठीक है, तो हम मशीन की उस कॉस्ट को 1 साल में ही नहीं माइनस कर देते हैं, हम मशीन की उस कॉस्ट को नेक्स्ट 15 ईयर्स तक क्या करते हैं, माइनस करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, बांट देते हैं सही प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। तो दिस इज ओनली फॉर द अजम्पशन ऑफ गोइंग कंसर्न। ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, इसलिए हम किसी भी फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट को एक लंबे समय के लिए उसकी ओवरऑल एक्सपेक्टेड लाइफ में डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन हमारी आती है विच इज कंसिस्टेंसी अजम्पशन। नाम से पता चल रहा होगा, कंसिस्टेंट मतलब एक बात पे अड़े रहना। ठीक है, कि अकॉर्डिंग टू द अजम्पशन अकाउंटिंग प्रैक्टिस वन सेलेक्टेड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर। कि एक बार जिस अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हम सेलेक्ट कर लेते हैं उसको हमें साल दर साल क्या करना चाहिए, कंसिस्टेंटली बनाए रखना चाहिए, कंसिस्टेंटली उसी चीज को हमें प्रैक्टिस में लाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल बट एज पर दिस assumption मेथड्स वंस चूजन शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली। कि एक बार अगर आपने एक मेथड को चूज कर लिया, सपोज आप कहते हैं कि भाई आप डेप्रिसिएशन के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करेंगे, तो आपको उसी मेथड पे क्या रहना चाहिए,
कंसिस्टेंटली काम करना चाहिए ताकि आप सही प्रॉफिट या लॉस मेजर कर सकें। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी वेल। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट अजम्पशन पे, विच इज एक्यूरल अजम्पशन। According to this assumption, a transaction is recorded in the books of account at the time when it is entered into and not the settlement take place। मतलब कि किसी ट्रांजेक्शन को उसी समय मान लिया जाए कि भाई ट्रांजेक्शन हो गई है जब वो अकाउंट में सेटल हुई है। अकाउंट में सेटल का मतलब है कि मान लो मैं क्रेडिट पे कुछ सामान परचेज करती हूँ। अब मैंने सामान क्रेडिट पे परचेज किया, मैंने उसके लिए अभी तक पेमेंट नहीं करी, पर जिस दिन मैंने सामान परचेज किया, जिस दिन गुड्स मैंने परचेज करी, मैं ये मान लूंगी कि गुड्स की डीलिंग सेम डेज पे हो गई और मैं अपने कैश से पर्टिकुलर अमाउंट को या क्रेडिटर के नाम को उसी डेट पे क्या कर दूंगी, अपनी लाइबिलिटी को शो कर दूंगी। ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? या मैं कहूँ कि मैंने क्रेडिट पे सेल्स करी तो मैं रेवेन्यू को उसी समय जनरेट मान लूंगी जिस समय मेरी डीलिंग हुई है। ठीक है, बात समझ आ रही है कि जिस समय दो पर्सन ने हाथ मिला लिया, डीलिंग हो गई, उसी समय हम मान लेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शंस जो हैं वो कंप्लीट हो गई, सेटल हो गई, चाहे बेशक से मुझे अभी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ है। ठीक है, रेवेन्यू मुझे 2 महीने 3 महीने बाद मिलेगा, पर मैं ये मान लूंगी कि मेरी रेवेन्यूज ऑन हो गई हैं। क्यों? क्योंकि मैंने डील पर्टिकुलर डेट को की है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि मान लो एक कंपनी परचेज अ मशीन इन नवंबर 2020। एक कंपनी ने 2020 में एक मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की। ठीक है, और उसकी जो पेमेंट है वो 20 अप्रैल 2021 में की जाएगी। मशीन खरीदी है 2020 में, नवंबर 2020 में, और पेमेंट मिलेगी, जो हम पेमेंट करेंगे 20 अप्रैल 2021 में। So since the asset has been acquired by the enterprise, whether it is paid or not must be recorded in the books of account of 2020। पर क्योंकि हमने एसेट को एक्वायर कर लिया है, इसलिए चाहे हम उसकी पेमेंट दी है या नहीं दी है, बट हम उसको 2020 के बुक्स ऑफ अकाउंट्स जब बनाएंगे, हम उस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। बात क्लियर है? इसी तरह जैसे मैंने भी आपको सेल का एग्जांपल दिया था कि अगर हम किसी चीज़ को सेल कर रहे हैं तो चाहे मुझे पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है क्रेडिट पे, ठीक है, बट मैं ट्रांजेक्शन को उसी समय मान लूंगी कि हो गई है, उसी समय सेटल हो गई जिस समय मेरी डीलिंग हुई पर्सन के साथ। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो इसी के साथ हमारी ये स्लाइड खत्म होती है बेटे। मिलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड डे। इफ यू लाइक आवर वीडियोस देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। बाय बाय, गुड डे।